सुप्रभात बच्चों, मैं मीनाक्षी शर्मा रेजुनेंस पीसीसीपी से हिंदी फैकल्टी। आज हम लोग जो हमारा 9th क्लास जो है उसकी जो पुस्तक है स्पर्श, उसी स्पर्श पुस्तक का जो दूसरा अध्याय है बचेंद्री पाल का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, उसके बारे में उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम जो है लेखिका जो है इसकी उसके परिचय के बारे में जानते हैं कि ये जो चैप्टर उन्होंने, और इसके लिए पहले मैं बता दूं आपको, ये जो चैप्टर है ये बचेंद्री पाल के द्वारा स्वयं लिखा हुआ है। ये एक यात्रा वृतांत है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में जो लक्ष्य ठाना था उसको पूरा किया, और उस लक्ष्य को पूरा करने में उन्होंने जिन जिन चुनौतियों का सामना किया, जो जो चीजें उन्होंने फेस की, उसी को उन्होंने अपने इस अध्याय में पूरा लिखा है। तो पहले हम लोग उनके जो कहते हैं ना लेखक परिचय, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम दिया हुआ है बचेंद्री पाल, और इनका जो जन्म दिया है वो है 1954, यानी मृत्यु नहीं हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर केवल जन्म के बारे में बताया गया है। तो बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। तो जो उत्तरांचल का चमोली जिला है उसके बंपा गांव में, यानी गांव में उनका जन्म हुआ है। और देखो हम लोग आज उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम किसी भी लक्ष्य को ठान लें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। ये इनकी इस पार्ट को पढ़ने से हमारी जो भावनाएं हैं या हमारा जो हम लोग भी एक उद्देश्य बनाते हैं वो पूरा करने में हमें प्रेरणा जरूर मिलेगी। बचेंद्री अपनी मां हंसा देवी नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। अब देखो, इनके मां का नाम है हंसा नेगी और इनके पिता का नाम जो है वो है किशन। ठीक है, अब ये इनकी तीसरी संतान है। ठीक है, तीसरे नंबर की संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। यानी देखो उनको शिक्षा में, क्योंकि 3 बच्चे हैं उनके, तो 3 बच्चे हैं तो पढ़ाई में बहुत खर्चा भी होता है। तो उनके पिताजी समर्थ नहीं थे। असमर्थ शब्द आया है तो समर्थ का विलोम शब्द भी हो गया ये, कि सक्षम नहीं थे वो कि वो अपने तीनों बच्चों को पूरी एजुकेशन दिला सके। इसीलिए अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उन्होंने जो कार्य किया सिलाई और कढ़ाई का। ठीक है, 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। अब भाई पैसा नहीं है तो फिर क्या होगा, पढ़ाई रोक दी जाएगी। तो उसी पढ़ाई को जारी रखने के लिए तो पहले उन्होंने अपने प्रयास किए। फिर जब कोई बच्चा अच्छा होता है तो विद्यालय के जो प्रिंसिपल हैं या जो अन्य अध्यापक हैं वो भी कई बार सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने मनाया उनके पिताजी को कि भाई इसको आगे पढ़ाई करने दो। तो बचेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा, यानी अगर हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमए बीएड किया हुआ था, और वो भी संस्कृत शिक्षा से तो शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। यानी मेन चीज इसमें अगर हम बात करें विजय पाने, एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन रही, तो बचेंद्री पाल। तो देखो आज जिनके लिए पढ़ाई करना भी मतलब पढ़ाई करने में उनको इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य से वो बिल्कुल नहीं डिगी, अपने लक्ष्य पर स्थिर रही और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रही। तो ये बच्चों के लिए इस तरीके के चैप्टर इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चे भी इनको पढ़ करके प्रेरित हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आगे देखो, तो हमें कठिनाइयों से घबराना भी नहीं चाहिए, ये भी शिक्षा हमें ये चैप्टर देता है। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। चाव यानी शौक कह सकते हैं, कि उनको बचपन से ही बहुत शौक था कि वो जो है उनको बचपन से शौक था कि वो पहाड़ों पर चढ़ें। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। भाई जो भाई हैं, इनसे जो बड़े भाई हैं और एक छोटा भाई था, तो
भाई क्या करता था, इनको तो मना करता था कि तुम पहाड़ पर मत चढ़ो, और उससे भी बचेंद्री से छोटे जो 6 साल छोटे भाई है उनको उकसाता था, यानी उनको प्रेरित करता था कि तुम पहाड़ पर चढ़ो। तो ये चीज बचेंद्री को अच्छी नहीं लगती थी। वह सोचती थी कि यानी कि तीसरे नंबर की ये संतान है तो चौथा भाई और भी है। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं, उनका क्या था कि भाई लोग क्यों लड़कियों को इतना नाजुक समझते हैं, इतना कोमल समझते हैं कि वो पहाड़ पर चढ़ाई नहीं कर सकती। तो उन्हें फिर बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। फिर भी नहीं चाहते हुए, भाई के नहीं चाहते हुए भी फिर भी उनकी बचपन में ये इच्छा जो है पूरी होती रही। कैसे होती रही तो वो आगे बता रहे हैं। क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। तराई नीचे यानी पहाड़ के जो नीचे का हिस्सा होता है वहां उसको कहते हैं तराई। तो वहां पर गांव में रहते थे। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। यानी क्योंकि जिस समय वो नीचे तराई वाले इलाकों में रहते थे तो पढ़ाई के लिए स्कूल तो नहीं चेंज कर सकते, तो वो उनको वहां पढ़ने जाना पड़ता था और उतरना पड़ता था। तो उनका जो शौक था पहाड़ों पर चढ़ने का तो वो उस में पूरा हो जाता था। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन, ठीक है, इस नाम को आपको ध्यान रखना है। इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। जैसे ही इनकी पढ़ाई तो चल ही रही थी, उसके साथ साथ ये जो है इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने महिलाएं जो पहाड़ पर चढ़ना चाहती है ऐसे जो है दल की खोज उन्होंने शुरू कर दी थी इस इंडियन माउंटेन फाउंडेशन के द्वारा। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो वो जो है 7500 मीटर ऊंची जो मान चोटी है उस पर वो आराम से चढ़ गई, तो उनको सफलता मिली। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया यानी वो निकल गई, है ना। एवरेस्ट की यात्रा के लिए वो निकली। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी स्वयं ही लिखा है। तो यात्रा वृतांत हम इसीलिए इसको कह रहे हैं पर्वतारोहण, पर्वत प्लस आरोहण। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो संधि विच्छेद होता है हमारा पर्वत प्लस आरोहण। तो आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, तो पर्वत पर चढ़ना, ठीक है। तो पर्वत पर चढ़ने वाली यात्रा का संपूर्ण विवरण जो है स्वयं ही कलमबद्ध किया है, यानी स्वयं ही उन्होंने लिखा है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश, लोमहर्षक का मतलब आकर्षित करने वाला, यानी बहुत अधिक आकर्षित करने वाला अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक, अंतिम पड़ाव से लेके शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है, यानी हर पल क्या क्या घटनाएं घटित हुई उस पूरे घटनाक्रम को बताता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ, सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। पाठक भी जब वो ये लिख रही हैं तो उनका जो लिखने का तरीका है, जैसे हम लोग भी अभी पाठक यानी हम लोग भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम भी उनके साथ ही चल रहे हों। तो ये हमारा लेखक का परिचय कह दो या जो भी है, आप इस चीज को मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा अब यहीं से शुरू होगा और जो चैप्टर है वो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। हम लोग अब अपना जो चैप्टर है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा उसको शुरू करेंगे। पहले लेखक परिचय हो गया और अब क्या है, देखो उन्होंने अपनी यात्रा में क्या क्या चीजों को फेस किया है,
किन किन जो परेशानियां उनके इस यात्रा में आई हैं, वो सारी घटना, एक एक घटना जो है उन्होंने यहाँ पर कलमबद्ध की है। तो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा में एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से, अब हमें हर चीज को इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे, क्योंकि कहानी अगर होती है किसी भी चैप्टर में तो हमें आसानी से याद हो जाती है, लेकिन ये जो यात्रा वृतांत है, इस यात्रा वृतांत में घटनाएं दे रखी हैं एक के बाद एक, तो हमें उसी तरीके से उसको याद रखना है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड, यानी जो घटनाएं हैं, कब कौन से समय कौन सी घटना हुई, तो उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि हमें याद रहे। तो जो एवरेस्ट का अभियान दल जो था, जो ग्रुप था, वो 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। तो हमें डेट याद रखनी है, 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए एरोप्लेन से निकला। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था। अग्रिम दल यानी ये जो 7 मार्च को जो दल गया, जो ग्रुप गया, उसके पहले ही एक मजबूत, बहुत जो सब चीजों को जानता था, ऐसा आगे एक दल पहले ही जा चुका था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने के से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। यानी जो अग्रिम दल गया था वो बहुत मजबूत था। वो सब चीजें जो इस यात्रा में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने में और इन लोगों के लिए चीज रास्ते आसान बनाने के लिए जो है पहले ही चल रहा था। तो उसने क्या किया, जब ये 7 मार्च को जो दल रवाना हुआ, ये बेस कैंप तक पहुंचे, उसके पहले ही बेस कैंप में जो दुर्गम यानी कठिन हिमपात यानी बारिश, किसकी, बर्फ की जो बारिश होती है, बर्फ की बारिश से जो कठिनाई वाले रास्ते हो रहे थे, उन सबको वो उस बर्फ को साफ करके एक साथ सही से रास्ते बना रहे थे वो। तो वो इसीलिए आगे चल रहा था ताकि इन लोगों के रास्ते में जो भी परेशानियां आए उनको वो दूर करता हुआ चला जाए। ठीक है, तो वो पहले ही पहुंचा, तो जो बहुत परेशानी वाला रास्ता था उसको उन्होंने साफ कर दिया। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। कह रहे हैं ये एक बाजार है जिसका नाम है नमचे बाजार, तो वो शेरपा लैंड का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। तो ये जो शेरपा होते हैं वो यहीं के आसपास के गांव के होते हैं, यानी दूर के नहीं होते हैं, वहीं पास के ही होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा। निहारने का मतलब है देखा। तो यहाँ पर जो बचेंद्री पाल हैं कह रही हैं कि ये जो नमचे बाजार जो सबसे पहले नाम आया है, ये नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सबसे पहले किसको देखा था, एवरेस्ट को देखा था, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। सागर माथा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, एवरेस्ट। और कौन ज्यादा मानते हैं इनको, तो नेपाली। मुझे यह नाम अच्छा लगा, जैसे मैंने ये नाम सुना सागर माथा, तो ये कह रही हैं लेखिका कि मुझे ये नाम सुनते ही बहुत अच्छा लगा। क्यों लगा, तो देखो, एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा प्लूम देखा। अब ये कह रही हैं कि जैसे ही मैंने एवरेस्ट को बहुत गौर से, जब मैंने उस एवरेस्ट को वहां से देख रही थी नमचे बाजार से, तो वहां पर मैंने फूल, और फूल को कहा गया है प्लूम, क्योंकि वो फूल किसी जैसे फूल पत्ती वाला जो होता है ना, वो नहीं था, बर्फ का जो फूल था, बर्फ का बना हुआ फूल, उसको कहा गया है प्लूम, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था। यानी बर्फ का एक फूल था, यानी बर्फ के जो गोले होते हैं ना, जो वो आसपास इस तरीके से घूम जाते हैं, तो वो किस तरीके से लग रहा था, पर्वत शिखर पर लहराता हुआ ध्वज सा लग रहा था। यानी इतनी तेज हवाएं थी कि वो बर्फ भी उड़ रही थी और एक फ्लावर का रूप उन्होंने ले रखा था और वो ध्वज सी लग रही थी। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था। अब ये जो दृश्य बन रहा है जिसमें बर्फ उड़ रही है और इस तरीके से एक फ्लावर बन रहा है, तो ये क्यों बन रहा था, क्योंकि वहां पर 150 किलोमीटर या इससे भी तेज गति से हवाएं जो चल रही थी उसकी वजह से ये दृश्य बन रहा था। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर
या इससे भी लंबा हो सकता था। अब ये जो झंडा यानी ध्वज का रूप जो उस बर्फ ने ले रखा था वो 10 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता है कि भाई जो भी इस यात्रा को करने वाला है उसको दक्षिण पूर्वी पहाड़ी जो है उस पर इन तूफानों को झेलना ही पड़ेगा, विशेषकर खराब मौसम में, विशेष रूप से खराब मौसम में, ऐसा उन्होंने कहा है। यह मुझे डराने के लिए काफी था। भाई पहले ही बता दिया गया, ये जो बर्फ का ये बन रहा है, ये जो प्लूम बन रहा है, ये प्लूम यानी आप जब वहां जाओगी तो इन हवाओं का जो कि उसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चलती हैं उसका सामना, ऐसे तूफानों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। भाई ये सारी चीजें सुनने के बावजूद भी मेरा ऐसा नहीं है कि जो मेरा लक्ष्य था उससे मैं जो है अडिग नहीं रही, स्थिर से अस्थिर हो गई हूँ, ऐसा नहीं है। मेरा आकर्षण फिर भी एवरेस्ट के प्रति बना रहा। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, अब देखो 7 मार्च से उन्होंने शुरू की है यात्रा और 26 मार्च को जब वो पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन का मतलब होता है बर्फ का गिरना। तो बर्फ के गिरने के कारण एक शेरपा कुली जो है उसकी मृत्यु का समाचार हम लोगों को मिल चुका था। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान। तो देखो पहले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो खुम्बू हिमपात है उस पर जो अभियान दल जा रहा था उसके रास्ते में बाईं तरफ है ना, उसके जो बाईं तरफ है उस बाईं तरफ सीधी पहाड़ी जो थी उसके धसकने यानी वो अंदर घुस रही थी, उस धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान, लोहोत्से की जैसे ही वो चट्टान जो है वो धसकी तो ये जो कह रहे हैं लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे वो खिसक गई और 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। 16 में से 4 घायल और एक की मृत्यु, यानी कि 5 एक तरीके से, एक तो बिल्कुल ही बचा ही नहीं है, 4 घायल हो गए हैं 16 में से। तो यानी बहुत सारे लोग जो साथ में थे वो भी घबरा गए होंगे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया। अवसाद किसको कह सकते हैं? अवसाद कह सकते हैं हम उदास चेहरे। उदासी को देखकर हमारे जो नेता हैं कर्नल खुल्लर, उन्होंने हमें क्या कहा? जैसे हमने मृत्यु का समाचार सुना तो डर जाता है व्यक्ति, तो उन्होंने, जो हमारे नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। क्या आप, उन्होंने सीधे एक तरीके से कहें कि सीधे स्पष्ट कह दिया कि आप ये मत मान के चलो, आप अपने आप को ये मान के चलो कि हम जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, यानी हम जो एवरेस्ट जो हमारा मिशन है, उस मिशन पर आपको मृत्यु को भी सहज स्वीकार करना पड़ सकता है। तो जब कर्नल खुल्लर ने ऐसा कहा तो सब लोग जो है थोड़ा सा लग रहा था कि जो घबराए भी कि भाई हाँ, मृत्यु, जो कि सबको पता है कि ये जो अभियान है कोई आसान तो काम है नहीं, फिर भी उन्होंने स्पष्ट किया, क्योंकि वो दुखी तो पहले इसको ऊपर के जो समाचार सुना था उससे तो दुखी थे, तो आगे जो इस चुनौती का सामना कर सकता है वो ही आगे बढ़े, वरना यहीं पे रुक जाए। फिर जो उपनेता प्रेमचंद हैं, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, तो हमें याद रखना है कि अग्रिम दल जो पहले जो आगे दल जो गया था उसके नेता कौन है, नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो उनका नाम था प्रेमचंद। ठीक है, कर रहे थे। 26 मार्च को पेरिस लौट आए, वो पेरिस आ गए थे वापस, आगे का जो रास्ता देख करके वापस लौट आए हैं। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात, पहली बड़ी बाधा का नाम दिया हुआ है खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया, यानी हमें वहां के जो हालात हैं वो हमें बता दिए। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 6000 मीटर
जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक कैंप है जो कि यहाँ से 6000 मीटर ऊपर है, वहां तक का रास्ता वो साफ कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बना करके, रस्सियां बांध करके तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। कि उन्होंने क्या क्या किया है, देखो इसके लिए उन्होंने पहले तो पुल बना दिए हैं, फिर उनके बीच में रस्सियां बांधी है और जो है वहां पर झंडियां लगा दी कि भाई आपको इसी रास्ते से आगे बढ़ना है, क्योंकि यही रास्ता वो साफ कर चुके हैं और जो भी कठिनाइयां हैं वो सब उनको देख चुके हैं, जायजा ले चुके हैं, यानी उनको वो पूरा देख चुके हैं। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है। अब उन्होंने देखो यहाँ पर क्या कह दिया, ग्लेशियर क्या है, ग्लेशियर जो है बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी भी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है इस रास्ते को पूरा साफ कर चुके हैं, चिन्हित भी कर चुके हैं कि आपको कहाँ जाना है, सारी सेफ्टी पॉइंट्स हम देख चुके हैं। उसके बावजूद जो बर्फबारी हो रही है वो क्या है, अनियमित है, यानी उसका कोई नियम नहीं है, बिना उसके कभी भी हो रही है, कभी बंद हो रही है और अनिश्चित है। नियमित भी नहीं है भाई लगातार हो रही हो और निश्चित भी नहीं है कब होगी कब बंद हो जाएगी। तो हिमपात जो बर्फ का गिरना जो है, हिमपात का मतलब है बर्फ का गिरना, तो ये अनियमित और अनिश्चित है इनके बदलाव। और हमने जो भी कार्य किए हैं वो बिल्कुल व्यर्थ हो गए हैं, हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। ये अग्रिम दल के जो नेता हैं उन्होंने ऐसा कहा। फिर उसके बाद क्या होता है, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। पहले ही एक मृत्यु की खबर मिल चुकी थी, ये कहें तो ये दूसरी मृत्यु की खबर फिर मिलती है। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई है, यानी वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ का जो मौसम था, वो उस व्यक्ति उसको जो है सहन नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। रसोई सहायक यानी जो रसोई में हेल्प का कार्य करता था, उसकी मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे, यानी 2 मृत्यु की सूचनाएं हमें मिल चुकी थी, तो हमारा दिमाग जो है वो स्थिर नहीं था, टेंशन में हम लोग थे। फिर भी एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। वे कह रही हैं कि पहले भी मैंने देखा था लेकिन एक लिमिट, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा दूरी से मैंने देखा था। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं भौचक्की होकर के खड़ी रह गई। भौचक्की का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना। आश्चर्यचकित होकर के मैं खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। कि जब मैं आश्चर्यचकित होकर के खड़ी रही तो मैंने एवरेस्ट, लोहत्से और नुत्से, इसकी जो ऊंचाइयों से जो घिरी हुई जो नदी है, बर्फ की जो टेढ़ी मेढ़ी नदी है, उसको मैं देखती ही रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। अब हिमपात की डेफिनेशन चाहे तो ये कह सकते हैं हम इसको कि हिमपात किसे कहते हैं, कि बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना क्या कहलाता है, हिमपात। ये हमारा प्रश्न भी यहाँ पर, प्रश्न का उत्तर भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई हिमपात किसको कहते हैं। ठीक है, हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, यानी बर्फ जो कि जो नदी होती है, ग्लेशियर उसी को कहा गया है ऊपर, तो वो जो बर्फ की नदी बहने से क्या होती है, बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी। जैसे बर्फ की नदी आगे बढ़ती तो जो जमे हुए बर्फ हैं वो भी क्या होते हैं, वो गिरने, बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं वो गिरने लगती है और अन्य कारणों से भी अचानक प्रायः खतरनाक स्थिति धारण कर लेती हैं। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब देखो, जब पहाड़ की चट्टानें गिरी तो क्या होगा उससे, उसमें जो नीचे वाला जो बर्फ की चट्टान है उसमें भी क्या होगा, उसमें दरार पड़ेगी और इस
गहरे चौड़े हिमविदर यानी हिमविदर, हिम यानी बर्फ और विदर यानी फटने से, यानी दरार पड़ने से, है ना, बर्फ के फटने में बदल जाने का मात्र हमारे दिमाग में अगर हम इसको केवल सोच लें, वो ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रवास यानी यात्रा, प्रवास किसको कहेंगे, यात्रा, संपूर्ण यात्रा के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हमें ये भी सूचना मिल चुकी थी कि लगभग 1 दर्जन यानी 12 लोगों को तो ये हिमपात यानी जो बर्फबारी है छूती रहेगी, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाती रहेगी। यानी ऐसा नहीं है कि भाई सभी को, लेकिन कुछ कुछ लोगों को तो ये जो है इफेक्ट इसका पड़ता रहेगा। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू मेहता ने हमें अल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, देखो अल्युमिनियम की जो सीढ़ी है उससे अस्थायी पुल यानी जो भी पुल बनाए जाएंगे, जो भी बांध जैसे बनाए जाएंगे, तो वो कैसे बनाते हैं और लट्ठों रस्सियों का उपयोग हम कैसे करें, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी गई। यानी हम आगे क्या क्या करेंगे, किस तरीके से हमें करना है, उसकी पूरी जानकारी हमें मिली। ठीक है, तीसरा दिन, ये तो दूसरे दिन तो हमें ये सारी चीजें सिखाई गई, कैसे हमें पुल बांधने हैं, रस्सियों का उपयोग कैसे करना है, और बर्फ की जो आड़ी तिरछी जो दीवारें हैं उनमें रस्सियों को कैसे बांधें, वो सारी चीजों की जानकारी हमें दूसरे दिन दी गई। फिर तीसरे दिन होता है कि तीसरे दिन हिमपात से कैंप 1 तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरा दिन किसके लिए निश्चित था, तो तीसरे दिन के लिए कहा गया है कि तीसरा दिन कैंप 1 सामान ढोकर के चढ़ाई का, भाई सामान ले लिए और उसके साथ चढ़ाई करने का अभ्यास, ये हमारा जो है तीसरे दिन का था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था, वॉकी टॉकी यानी एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप 1 पर पहुंचने वाली केवल हम 2 ही महिलाएं थी। कौन, एक तो बचेंद्रीपाल और दूसरी कौन थी, रीता गोम्बू। ठीक है, दोनों साथ चल रही थी, तो बहुत खुश हुए चलो ये 2 महिलाएं जो हैं सबसे पहले यहाँ तक पहुंच चुकी हैं। अंगदौरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा, 3 नाम आए हैं, और अंगदौरजी, लोब्सांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ कोल पहुंच गए और 29 अप्रैल को 7,900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। ये जो तीनों हैं कहाँ पहुंचे, साउथ कोल पहुंचे, और कितनी तारीख को, 29 अप्रैल को उन्होंने 7,900 मीटर पर कैंप 4 लगा दिया। ठीक है, आगे, यह संतोषजनक प्रगति थी, यानी सभी इस चीज से संतुष्ट थे। जब अप्रैल में मैं बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी सबसे छोटी सुपुत्री डेकी के साथ हमारे पास आए थे। कौन आए थे, तो तेंजिंग, एक और नाम आया है यहाँ पे, वो अपनी सबसे छोटी सुपुत्री, उसका नाम था डेकी, उसके साथ हमारे पास आए थे। ये जब कहाँ थी, ये जब बेस कैंप में थी, तब की बात बता रही हैं। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बातचीत की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। नौसिखिया का मतलब क्या होता है, तो नौसिखिया का मतलब होता है अभी नई नई ही सीख रही हूँ, यानी मुझे पहले से कुछ नहीं आता है। ऐसा कहकर के उन्होंने तेंजिंग को अपना परिचय दिया। और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। तेंजिंग हंसे, जैसे उन्होंने अपना ये इस तरीके से कहकर के अपना परिचय दिया, तो तेंजिंग हंसते हैं और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए भी पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना
पड़ा था, 7 बार जाना पड़ा था। फिर अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। भाई मैं तो 7 बार जा चुका हूँ और वह 7 बार से वापस आ चुका हूँ, मैं तो उसके बाद में मुझे सफलता मिली है, तुम तो एक बार में ही चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की हो। तो ऐसा उन्होंने जवाब दिया उसको। फिर 15-16 मई 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं ल्होत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। ठीक है, कैंप में 10 और व्यक्ति थे, मेरे अलावा 10 और व्यक्ति थे। लोब्सांग तशरिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा तथा और 10 लोग थे, तो लोब्सांग तशरिंग मेरे तंबू में थे, एंडी शेरपा तथा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे। जो थे 8 जो हैं वो दूसरे तंबुओं में थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। रात में 12:30 बजे के लगभग मेरे सिर के पिछले हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई। जैसे ही वो सो रही थी रात को 12:30 बजे, उनके सिर पर कोई सख्त सी चीज टकराती है तो उनकी नींद खुल जाती है, और साथ ही एक जोरदार धमाका भी होता है, बहुत तेज आवाज आती है, धमाका होता है। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर से मुझे कुचलती हुई चल रही है, यानी कोई भारी सी चीज ठंडी सी थी और वो मेरे शरीर पर मुझे कुचलते हुए आगे बढ़ रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि बर्फ थी, और बर्फ से क्या होता है, जैसे ही वो हमारे शरीर पर आती है तो सांस में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ऐसा उनके साथ हुआ और बिल्कुल सख्त भी थी वो चीज। यह क्या हो गया था, एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर ल्होत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था, और उसका विशाल हिमपुंज बन गया था, है ना, हिमपुंज बन गया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बर्फ की चट्टान टूट करके गिरी थी वो एक शंकु के आकार की, यानी इस तरीके का, जो ऊपर से तो तिकोना नीचे से गोल, तो एक कह रहे हैं ना हिमपुंज, तो वही कह रहे हैं कि एक विशाल हिमपुंज बन गया था, और हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल काय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। भाई बीच में कैंप है, ऊपर से आ रहा है तो उसी को उस पर होता हुआ ही नीचे जाएगा। तो ऐसे उनका जो कैंप था उसको बिल्कुल तोड़ दिया था, तहस नहस, बिल्कुल क्षतिग्रस्त करके समाप्त कर दिया था। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, बस एक यही आश्चर्य था, किसी की मृत्यु नहीं हुई, वरना चोट तो सभी को लगी थी। लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। अब ये जो लोब्सांग है उन्होंने क्या किया, उस रास्ते को जो बर्फबारी से था, बर्फ ही बर्फ सी सभी, तो उसको उन्होंने साफ किया और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। अगर वो थोड़ी भी देर कर देते उस बर्फ को हटाने में तो मेरी मृत्यु संभव थी। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। अब देखो यहाँ पर जो बचेंद्री है, वो बचेंद्री एक जो बर्फ का पिंड था उस पिंड के अंदर चली गई। तो अब उसमें से निकालने के लिए, इसीलिए उनके सांस भी जो है, सांस लेने में भी उनको परेशानी आ रही थी। जो लोब्सांग है उन्होंने क्या किया, जल्दी से अपनी स्विस जो छुरी थी उससे उस बर्फ को काटना शुरू किया, तोड़ना शुरू किया, और फिर उससे जो है बचेंद्री को बाहर निकाला और फिर उसमें सफलता प्राप्त की और उसको बचा लिया। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्रायः सभी कैंप 2 पर पहुंच गए थे। 3 से कहां आ गए, 2 पर। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद पर के बनाए हुए स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। भाई खुद ही ने वो सारी जो सामग्री बनाई थी अपनी खुद की मदद के लिए, वो उन्हीं के लिए यूज हो गई, तो स्ट्रेचर पर उनको नीचे लेके आए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में
यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। सभी 9 पुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल खुल्लर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत हो? क्योंकि बर्फ की चट्टान के अंदर वो फंस गई थी, को इस तरीके से निकाला गया। तो पूछा कि क्या तुम डरी हुई हो? तो उन्होंने कहा जी हाँ। क्या तुम वापस जाना चाहोगी? तो बोला नहीं। ये बचेंद्र कह रहे हैं कि नहीं, डरी हुई तो हूं लेकिन फिर भी मैं वापस नहीं जाना चाहती। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। भाई देखो, इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को बिल्कुल जो है आगे कहते हैं ना कंटिन्यूस किया। ऐसा नहीं है कि डर गई और रुक गई हूँ भाई कुछ समय बाद जाऊंगी, ऐसा नहीं किया। आगे वो वापस अपने लक्ष्य पर जुट गई। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। की, जय और मीनू, 3 नाम हमारे पास यहाँ पर और आए हैं। देखो, सॉरी, की, जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गरम गरम चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। यानी ऊपर जाकर के वापस उन सदस्यों को भी, क्योंकि उनके साथ चढ़ाई करनी है, उनको भी लाना और प्लस चाय और जूस दोनों भर करके मैं नीचे से वापस ले आऊंगी। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी भी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। अब देखे क्या कह रहे हैं, जय कहाँ मिला उनको? जेनेवा स्पर की जो चोटी है उस चोटी के ठीक नीचे उनको मिलता है जय। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, यानी एक कहते हैं ना हम कृतज्ञता यानी किसी का एहसान मानना, परोपकार वाली जो भावना है वो मानते हुए चाय पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। क्या कहा कि अभी तुम आगे मत जाओ, कोशिश की उन्होंने, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। भाई नीचे मत जाओ, यहीं पे वो आ जाएगा, ऐसा उनका कहना था, लेकिन वो फिर भी उतरी नीचे और वो वहां पर उनको की को भी देखती है। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। ये मुहावरा भी है, हक्का बक्का रह जाना, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। फिर आगे जब वो हक्का बक्का रह जाता, भाई उतना ऊपर गई और वापस नीचे आ रही हो। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसीलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय पदार्थ यानी चाय कॉफी जो वो लेकर के गई थी, सॉरी कॉफी और चाय और जूस, तो वो उसने भी अपनी प्यास बुझाई उसको पी करके। लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। भाई वो कह रही थी ये मुझे दे दो, मैं आगे इसको लेकर के चढ़ती हूँ, तो उसने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर, अब साउथ कोल के लिए बताया गया पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह है साउथ कोल में, तो जगह के नाम से प्रसिद्ध है। साउथ कोल किसके लिए प्रसिद्ध है? पृथ्वी पर बहुत कठोर जगह के नाम से। ठीक है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी और कह रहे हैं कि ये नाश्ता किया, उसके बाद जो है मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो आज हम इस अध्याय को यहीं तक करेंगे।
दूसरे लेक्चर में हम लोग इसके आगे इसको जो है कंटिन्यू करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।